और हमारे यहाँ वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों में कहा जाता है कि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है। बिना कारण से इस धरती पर कुछ भी नहीं होता। और उस कारण के निमित्त जब हम उसके पीछे जाते हैं कि क्या कारण था कि भगवान श्री राम को वनवास हो गया, क्या कारण था कि कृष्ण कन्हैया का जन्म जेल के अंदर हो गया, क्या कारण था कि जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ ने पालन पोषण नहीं किया, क्या कारण था कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार और अध्यात्म और विचार की उदात्त भावनाओं को लेकर के चलते हुए पूरी दुनिया के अंदर से भारत का नाम था। उस भारत को पददलित करने वाले लोग किन कारणों से भारत को पददलित किए, उसके भी बहुत बड़े कारण हैं। और इन्हीं कारणों की विवेचना जब मैं करता हूं तो मुझको लगता है कि आज के वर्ग के समापन का भी क्या सुखद संयोग बना हुआ है। और इस सुखद संयोग के तहत आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता एक ऐसे नाम वाले व्यक्ति कर रहे हैं जिनका नाम ही अपने आप में प्रकाश पाल है। आदरणीय प्रकाश पाल जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ नामों की बड़ी व्याख्या की गई और नामों की व्याख्या में रामचरितमानस में आप लोगों ने सुना होगा कि जब भगवान श्री राम के नाम की बारी आई तो सो सुखधाम राम यश नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। भरत की बारी आई तो उन्होंने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई काकर नाम भरत दशोई। और जब शत्रुघ्न की बारी आई तो उन्होंने कहा जाके सिमरन के गुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जब लक्ष्मण की बारी आई तो उन्होंने कहा लक्ष्मण नाम राम के सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ तेरी आकार लक्ष्मण नाम उदार। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। और उसी के तहत आज का समापन भी बिठूर में हो रहा और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे आदरणीय प्रकाश पाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और जब मैं बीच में बैठा था तो मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था कि दो प्रभावशाली लोग, एक तरफ प्रकाश पाल जी और दूसरे तरफ आदरणीय राम प्रताप जी हमारे प्रदेश के महामंत्री। आदरणीय राम प्रताप जी हम सब लोगों के बचपन के साथी हैं, मित्र हैं। आदरणीय प्रकाश जी के साथ भी हमको बहुत काम करने का अवसर मिला है। तो मुझको लगता है कि मंच बहुत गौरवशाली है। आपकी बहन स्वप्निल वरुण जी जो हमारे इस कानपुर नगर के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आदरणीय रामकिशोर साहू जी हमारे महामंत्री हैं, और आनंद जी जिनको मैं बोलते हुए सुना तो मुझको बहुत आनंद आया, ऐसे हमारे उपाध्यक्ष हैं, और कृष्ण मुरारी जी हमारे जो अध्यक्ष हैं। सभी उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ जन, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि महेंद्र जी समापन करना है, लेकिन समापन का समय अभी भी उन्होंने मंच पर हमको बता दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि उस समय को ध्यान में रखूं। हमारे सभी आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी आदरणीय हमारे जिला पंचायत सदस्य, सभी कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों, मैं बिल्कुल में कहा और मेरा विषय है इतिहास। किसका इतिहास? भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं बिठूर में खड़ा हूँ, आप सब लोग बिठूर के इतिहास से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। हमारे कृष्ण मुरारी जी भी बोल रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ की पौराणिक, यहाँ की सांस्कृतिक और यहाँ की ऐतिहासिक महत्ता को एक लाइन में बोला। लेकिन सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो अपनी तपस्या के लिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म का यानी ब्रह्मा जी की तपस्या भी बिठूर को बताया जाता है पौराणिक कथाओं में, और वाल्मीकि की भी तपस्या। और उसके बाद हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि माँ सीता लव और कुश का जो लेकर के यही रही। और हमको सबको पता है, पीछे फोटो लगी है नानाराव पेशवा के अवतार टैटो पे, जिनकी कर्म सूर्य 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में हो रहा था, यही बिठूर रहा है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी इसी बिठूर में बीता है और माँ गंगे की यात्रा भी बिठूर से होकर के जाती है। तो मैं माँ गंगे को प्रणाम करता हूँ, बिठूर को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ
और ब्रह्मेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, आधा सावन पहले भी था, बीच में मनमास आया, आधा सावन अभी शुरू हुआ है। 17 तारीख से फिर से सावन स्टार्ट हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि सौराष्ट्र सोमनाथम चाशीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार महेश्वरम वरदम वैद्यनाथम चागाकिन्यम देवशंकरम शेतु वंदे दूरामेशम नागेशम दारुकावने वरस्याम तु विश्वेशम त्रयंकम गौतमुल्ले हिमालय कुकेदारम धूमितम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः भिन्नरा सप्तजन कितन पापम समरणे विनश्य। बाबा तो मैं प्रणाम करता हूँ और प्रभु की कृपा हम सब लोगों के ऊपर बनी रहे। ऐसे मैं बाबा भोलेनाथ से निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मेरे मित्रों, इतिहास जानना सबके लिए बहुत जरूरी है और जब हम इतिहास की बातचीत करते हैं तब हमको पता चलता है कि मेरे भारत का इतिहास क्या है। बहुत गौरवशाली भारत का इतिहास रहा। भारत सोने का चिड़िया था, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। 3री शताब्दी का भारत, 4वीं शताब्दी का भारत, 5वीं शताब्दी का भारत, 6वीं शताब्दी का भारत, 7वीं शताब्दी का भारत और 8वीं शताब्दी आते आते 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, घोरी का आना, गजनी का आना, लोधी का आना, तुगलक का आना, खिलजी का आना, मुगल का आना, देखते देखते भारत को पददलित करना। डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, भारत को लूटा और चले गए। मंदिरों को तोड़ते रहे, लेकिन युद्ध चलता रहा, लोग मरते रहे और आगे बढ़ते रहे। देखते देखते स्थितियां बनते बनते हम लोग 1857 में पहुंचे। रानी लक्ष्मीबाई छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके, दोनों हाथों में तलवार लेकर के किले की दीवार पर दौड़ती हुई फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रहे थे, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते हम लोग 12 जनवरी 1863 में पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए और स्वामी विवेकानंद ने 1887 में कहा कि गर्व से कहो हिंदू है। यात्रा आगे बढ़ी। दुनिया में बात चल रही थी भारत तो गुलाम देश है, लेकिन भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, विचार, अध्यात्म को पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंच गए। 18 सितंबर 1893 को 11 सितंबर 1893 को शिकागो में उनका पहला भाषण हुआ। दूसरा भाषण उन्होंने 13 सितंबर 1893 को दिया। तीसरा भाषण उन्होंने 16 सितंबर 1893 को किया और चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को जब किया, वेदांत का दर्शन कराया। अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को करके मंच के नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। देखते देखते स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कहा, अगले 50 सालों के लिए सभी माँ की पूजा बंद कर दीजिए, केवल भारत माता की पूजा करिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को पता था अगले 50 साल बाद मेरी माँ को आजादी मिल जाएगी और इसलिए उन्होंने कहा सबकी पूजा बंद कर दीजिए, केवल भारत माता की पूजा करें। यात्रा आगे बढ़ी। 1905 का बंगभंग आंदोलन रहा। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1911 और 12 में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश हुआ। 1914-15 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन हुआ। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का कांड हुआ। देखते देखते पूरा पाक खूनों से रंग दिया गया। 1921 में असहयोग आंदोलन, 1922 का चोरी चोरा कांड, 1925 का काकोरी कांड, 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 का नमक आंदोलन, ज्वार पर अद्भुत दृश्य। लोग फांसी का फंदा चूम रहे थे, गोलियां खा रहे थे, लेकिन भारत माता को आजाद कराना है, इसके लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। देखते देखते 1932 आया, एक दिन समझौता हुआ। 1934 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक रहमत अली नामक नौजवान ने पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, एस फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान को मिला करके पाकिस्तान का नक्शा खींच दिया और 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और चीना ने कहा पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं होगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। जो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने करो और मरो का नारा दे दिया, डू और डाई का नारा दे दिया। देखते देखते स्थितियां बदलती चली गई और दुनिया को अब लगने लगा और अंग्रेज यहाँ से जाने के लिए तैयारी करने लगे। उसी वीक में 16 अगस्त को 1946 में बंगाल के अंदर सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन हुआ। 10,000 लोग मारे गए और इतने ही लोग अपाहिज हुए। लेकिन दुर्भाग्य था मेरे मित्रों कि जिस देश की आजादी की लड़ाई हम आप लड़ रहे थे, वह देश एक दिन बाद आजाद हुआ। उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आजादी मिली। आजाद भारत में तय हुआ भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो भारत के 17 राज्य थे। वोटिंग करने की बारी आई तो सभी राज्यों ने मिलकर के एक स्वर में
14 वोट देकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, ऐसा सब लोगों ने कहा। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मैं नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि बैठे हुए, अगर कोई ग्राम पंचायत का चुनाव जीता हो, प्रधानी का चुनाव जीता हो और उससे कहा जाए कि अपनी प्रधानी छोड़ दो, किसी दूसरे को दे दो, तो प्रधानी का चुनाव कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री का चुनाव जीता हुआ छोड़ दिए और नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। वहीं से भारत का दुर्भाग्य शुरू होता और उसका परिणाम क्या हुआ? उनकी कैबिनेट में 2 लोग ऐसे थे, जो पहली कैबिनेट बनी उसमें 2 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ पर चित्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लगा हुआ है। उद्योग मंत्री बने, बनने के बाद यात्रा आगे प्रारंभ हुई। देखते देखते 47 में आजादी मिलती है, 47 में ही जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान आक्रमण कर देता है। 1 मिनट 1948 को सील फायर होता है, 72,400 किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में चली जाती है। हम लोग सब लोग जानते हैं उसी समय लियाकत समझौता हुआ। लियाकत समझौता में बहुत सारा पैसा 18 अप्रैल 1950 को नेहरू जी ने पाकिस्तान को दे दिया और जिस दिन लियाकत समझौता हुआ उसी दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके कैबिनेट से त्याग पत्र देकर के अलग हो गए और उन्होंने जाकर के परम पूजनीय गुरु जी जो हमारे संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे उनसे भेंट किया और उनसे कहा, गुरु जी मैं चाहता हूं संघ को एक राजनीतिक दल बना दीजिए। गुरु जी ने कहा, डॉक्टर मुखर्जी संघ व्यक्ति निर्माण के लिए है, राष्ट्र निर्माण के लिए है, ये राजनीति करने के लिए नहीं है, मैं इसको राजनीतिक दल नहीं बना सकता। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा राजनीतिक दल बनाना चाहता हूं जो भारत एवं भारतीयता की बात करे, संस्कृति एवं सभ्यता की बात करे। गुरु जी ने कहा, मेरा पूरा आशीर्वाद है। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, हमको कुछ संघ के स्वयंसेवक चाहिए जिसके माध्यम से एक ऐसा राजनीतिक दल खड़ा कर सके। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे कार्यकर्ता दिए गए और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक ऐसा राजनीतिक दल बनाया। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ की स्थापना के बाद भगवा ध्वज बना। भगवा ध्वज के अंदर दीपक चुनाव निशान, उस आयताकार भगवा ध्वज में दीपक जो हमारा पहला चुनाव निशान था वो बनाया गया। उसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है। पहला चुनाव होता 1952 का और पहले आम चुनाव में 94 कैंडिडेट जनसंघ के खड़े होते हैं। उसमें केवल 3 सीटें जनसंघ जीतता है। दीपक चुनाव निशान से हम 3 सीटें जीतते हैं, 2 पश्चिम बंगाल से, 1 राजस्थान से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हरपत घोष और ओंकार नाथ त्रिवेदी राजस्थान से, ऐसे 3 सीटें जीत करके आते हैं और वोट का परसेंटेज मिलता है 3.06% और इतना परसेंट प्राप्त करके राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त होती है। उसके बाद 1952 में इसी कानपुर के फूलबाग में पहला अधिवेशन होता है। 29 दिसंबर को अधिवेशन प्रारंभ होता है। 31 दिसंबर को 1952 में अधिवेशन समाप्त होता है। उसमें भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विधेयक प्रस्ताव पारित होता है। उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद और चुनाव जीतने के बाद जब दिल्ली में बैठक होती है तो जितने छोटे छोटे दल थे वो सब मिल करके एक गठबंधन बनाते हैं, जिस गठबंधन का नाम था यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनता है और उसके नेता चुने जाते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उस नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट में कुल 32 लोकसभा के सदस्य थे और 6 राज्यसभा के सदस्य थे। 38 सांसदों के साथ एक गठबंधन बनता है। जब गठबंधन तैयार होता है, लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है तो लोकसभा की कार्यवाही में बोलते हुए 8 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी मैं चाहता हूं कि परमिट सिस्टम समाप्त कर दीजिए, जम्मू कश्मीर लोगों को जाने की अनुमति दे दीजिए, लेकिन नेहरू के ऊपर जुड़ नहीं रहेगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा के अंदर कहा, नेहरू जी मैं आपके काले कानून को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर जा रहा हूं, अगर आपके अंदर ताकत है तो मुझको रोक दीजिए। 9 मई 1953 को यात्रा प्रारंभ होती है। हर जगह नारा लगता है, 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। डॉक्टर मुखर्जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है पठानकोट। रावी नदी के तट को 11 मई 1953 को क्रॉस करते हैं। जैसे क्रॉस करते हैं वैसे डॉक्टर मुखर्जी गिरफ्तार हो जाते हैं। उनको 200 किलोमीटर दूर ले जाकर के जेल में रखा जाता है और वहां पे उस समय
डॉक्टर मुखर्जी ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, अटल जी जाइए और पूरे भारत को बताइए, भले ही एक बंदी के रूप में क्यों न सही, मैंने इनके काले कानून को तोड़ा है। अब कोई भी आकर के जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर सकता है, अमरनाथ की यात्रा पर जा सकता है। मेरे मित्रों, उसके बाद उनकी बेटी और उनकी पत्नी ने बहुत पत्र लिखे, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी से उनको मिलने नहीं दिया गया। 22 जून 1953 के रात के 2:45 पर उनको इंजेक्शन दिया जाता है। 23 जून 1953 को सवेरा होता है तो पता चलता है डॉक्टर मुखर्जी इस दुनिया में नहीं रहे। 23 जून 1953 को उनकी डेड बॉडी को पश्चिम बंगाल लाया जाता है। 24 जून 1953 को दाह संस्कार होता है। सबकी आंखें नम थी, नारा लग रहा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उसी समय विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया था, जम्मू हो या गुवाहाटी, अपनी धरती अपनी माटी। उस नारे के बाद आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर मुखर्जी के जाने के बाद मौली चंद्र शर्मा हमारे जनसंघ के अध्यक्ष बने। यात्रा आगे बढ़ी, लोगों के देखते देखते परिस्थितियां बदल रही थी। 1953 में घटना होने के बाद 1954 में देश तो आजाद हो गया था, लेकिन अंग्रेज जब जाने लगे उन्होंने 565 छोटी बड़ी रियासतों को आजाद करके गए थे। उन रियासतों को विलय का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, लेकिन दमन दीव और गोवा और पांडिचेरी जो भारत में उस समय तक पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के कब्जे में थे, उसको छुड़ाने के लिए जनसंघ ने आंदोलन किया। जगन्नाथ राव जोशी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला और 22 जुलाई 1954 को पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी को छुड़ा करके जनसंघ का एक कार्यकर्ता हेमंत सोमान नामक कार्यकर्ता ने 22 जुलाई 1954 को अपना तिरंगा लगा दिया और हमारा गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी भारत का अभिन्न अंग बन गया। मेरे मित्रों, बहुत त्याग किया, देखते देखते 1955-56 आ गया और उस समय की स्थितियां क्या बनती थी। पूरे भारत के अंदर एक अलग तरीके के अलगाववाद की नीतियां चल रही थी। उनका सबका आंदोलन जनसंघ कर रहा था, दिया चल रहा था, लोग मर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत कम समय में हमारे बीच से चले गए। उसके बाद 1957 का चुनाव हुआ। पहले चुनाव में हम लोग 3 सीटें जीते थे, दूसरे चुनाव में हम लोगों ने 4 सीटें जीती और बलरामपुर से हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां से चुनाव लड़े। आप सबको पता है, हम लोगों ने 6% वोट प्राप्त किया। उसके बाद 57 आया, 57 और 58 में स्थितियां और बदली। 58 के अंदर नेहरू जी ने नेहरू नून समझौता कर लिया और नेहरू नून समझौता के तहत जलपाईगुड़ी के बारदौली को उन लोगों ने छुड़ा करके और उसको चाइना को, पाकिस्तान को देने का काम किया। उसका भी आंदोलन चला और हम सब लोग जानते हैं उसको भी छुड़ाने का काम जनसंघ के लोगों ने किया, मुक्त कराने का काम किया। उसके बाद 1959 और 60 आते आते देखते देखते फिर से वह स्थिति बन गई। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगने लगा और 1960 में इस पर जनसंघ ने आंदोलन किया। 65 और 62 का भारत और चाइना का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध में नेहरू जी कबूतर उड़ा रहे थे और हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे थे और जनसंघ उसका विरोध कर रहा था। और देखते देखते 33,300 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके भारत का चाइना के कब्जे में चला गया। लेकिन 62 के चुनाव में हम लोग 14 सीटें जीत गए। पहले चुनाव में 3 सीटें, दूसरे चुनाव में 4 सीटें, तीसरे चुनाव में 14 सीटें हम लोग जीत गए। यात्रा आगे बढ़ी, 63 आ गया, 64 आ गया। देखते देखते 1964 में ग्वालियर के अंदर अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में एकात्म मानववाद सिद्धांत को स्वीकार किया गया सैद्धांतिक रूप से और 1965 के विजयवाड़ा के अधिवेशन में बाकायदे एकात्म मानव दर्शन को हमारे भारतीय जनसंघ का अभिन्न अंग बन गया। उस दर्शन के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ हुई, लेकिन 1964 और 65 के बीच में ही 1 सितंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। 1 सितंबर 1965 को जब युद्ध प्रारंभ हुआ, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे और अयूब खान जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अयूब खान ने टेलीफोन करके कहा लाल बहादुर शास्त्री से कि लंच की व्यवस्था करो, हमारी सेना दिल्ली पहुंचने वाली है। लेकिन भारत माता की सच्चे सपूत लाल बहादुर शास्त्री ने ललकारते हुए अयूब खान को कहा, अयूब खान डिनर की व्यवस्था करो, हमारी सेना लाहौर पहुंचने वाली है। और बहुत अच्छा संयोग था कि हमारी सेना लाहौर तक पहुंची, तिरंगा लहरा दिया, लेकिन ताशकंद के समझौते में हम जीती बाजी हार गए। लाल बहादुर शास्त्री भी दुनिया से चले गए। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद का समझौता हुआ। उसके बाद 1967 आ गया। 67 में एक आंदोलन चला
वहां पर गोपद बंद कराएंगे, लाठी डंडा खाएंगे। एक आंदोलन के रूप में लोगों ने संसद भवन का घेराव किया। 1967 का चुनाव आया और 67 के चुनाव में 35 सीटें जनसंघ जीत गया और 268 विधायक जीत गए। 10 राज्यों में हमारी सरकार बन गई। विस्तार तेजी के साथ होने लगा, जिससे कांग्रेसियों में बौखलाहट छा गई। उसके बाद 1967 के दिसंबर महीने में 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को कालीकट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जब वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके आए तो उन्होंने 68 में अपना 9 तारीख को बरेली के अंदर भाषण कर रहे थे। उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि देश हमारे लिए पहले है, पार्टी उसके बाद है और सबसे अंत में हम हैं। और 1968 के उस भाषण के बाद वो बरेली से पटना के लिए चले। जौनपुर में उनको भोजन कराया गया, लेकिन जौनपुर के आगे जब ट्रेन चली, बनारस और मुगलसराय के बीच में कब कहां कैसे उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करके उनकी डेड बॉडी को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर डाल दिया गया। 11 फरवरी 1968 का सवेरा जब हुआ तो पता चला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन सबको लगा कि अब दिया बुझ जाएगा, अब जनसंघ समाप्त हो जाएगा, लेकिन दिया जलता रहा। एक की हत्या जेल में, दूसरे की हत्या रेल में हो गई। लेकिन उसके बाद 13 फरवरी 1968 को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बने। पूरे देश में आंदोलन चला। देखते देखते स्थितियां बदली और उसके बाद 71, 70, 71, 72 जब आया, 71 और 72 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी का अहंकार चरम पर पहुंच गया और 71 और 72 के चुनाव में 21 सीटें जनसंघ की रह गई। जो 67 में 35 पे पहुंचे थे वो 21 में पहुंच गया और श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी। राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी ने बेईमानी किया चुनाव में। राजनारायण जी ने अपनी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया। हाईकोर्ट में याचिका होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। 12 जून 1975 को उसने निर्णय दे दिया। जगमोहन जस्टिस ने कहा इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया जाता है और अगले 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है कि आप अगले 6 साल का चुनाव नहीं लड़ सकती। और उसके कारण से इंदिरा गांधी बौखला गई और उसी समय गुजरात में महंगाई को लेकर के और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का बिहार से लेकर गुजरात तक आंदोलन चल रहा था। नवनिर्माण सेना वहां पर आंदोलन कर रही थी। समग्र क्रांति बिहार में चल रही थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे भारत में आंदोलन का दौर चल रहा था। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 के रात के 12 बजे आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया, सारे लोगों को जेल में डाल दिया। उसके बाद की स्थितियां अजीबोगरीब सी बन गई। लेकिन जेल में जाने के बाद लाल कृष्ण अडवाणी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भले ही जनसंघ का क्यों न विसर्जन करना पड़े, लेकिन लोकतंत्र हमारे लिए प्राथमिकता है, देश हमारे लिए प्राथमिकता है। उन्होंने दिया को बुझा दिया, जनसंघ का विसर्जन कर दिया और जनता पार्टी में विलय हो गए। जनता पार्टी बन गई और जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। 295 सांसद जीत गए। इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी चुनाव हार गए। उसके बाद मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी भी उस कैबिनेट में सम्मिलित हुए। लेकिन स्थिति क्या बनी? दोहरी सदस्यता की बात शुरू हो गई। जनता पार्टी के लोगों ने कहा या तो आप संघ के सदस्य रहिए या तो आप जनता पार्टी के सदस्य रहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा संघ मेरा मातृ संगठन है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता, मैं जनता पार्टी को ठोकर मारता हूँ। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से अलग हो गए और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो गई। 6 अप्रैल 1980 को स्थापना होती है। स्थापना के बाद मुंबई में अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अंधेरा छुटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और वो कमल का जो चुनाव निशान उन्होंने चुना वो संविधान में भी निशान है और हमारे आपके भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा मूलाधार है। 1980 का चुनाव हुआ, कमल के चुनाव निशान पर चुनाव नहीं हुआ। उस समय हम लोगों को दूसरे चुनाव निशान पर चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि तब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। 31 सीटें हम लोग जीते। लेकिन उसके बाद यात्रा आगे बढ़ी, फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। पूरे भारत में चारों तरफ आतंकवाद का वातावरण हुआ। भिंडरवाला का उदय हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। हत्या के बाद 84 और 85 आ गया और उस समय जब चुनाव हुआ तो पहला चुनाव कमल के निशान पर हमारा 84-85 का चुनाव हुआ। उस चुनाव में केवल हम 2 सीटों पर रह गए। जनसंघ में 3 सीटें, लेकिन भाजपा में पहला चुनाव जब लड़े तो उसने 2 सीटें प्राप्त किया। उसके बाद लोगों ने कहा हम दो हमारे दो। अब तो
भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी चलती रही। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने, यात्रा आगे बढ़ी, चारों तरफ आंदोलन का दौर चला। और जब 89 का चुनाव आया, भोपोज कांड उसी समय हुआ था और उस समय बीपी सिंह निकले हुए थे और चारों तरफ नारा लग रहा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। स्थितियां बदली और उसमें से 86 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। गठबंधन की सरकार बनी, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने और उस समय रामरथ यात्रा लेकर के अडवाणी जी हिमाचल में एक अधिवेशन हुआ। हिमाचल के अधिवेशन के बाद अडवाणी जी रामरथ यात्रा 25 सितंबर 1989 को प्रारंभ किया और 30 अक्टूबर 1989 को उसको पहुंचना था। लेकिन उसके बाद स्थिति क्या हुई, समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 7 महीने तक वो जेल में रहे। लेकिन रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये चारों तरफ वातावरण में रहा। शिला पूजन प्रारंभ हो गया। उसी समय 90 में वो मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उस समय जब कार सेवक जब चले, सरयू का पुल पर पहुंचे तो मुलायम सिंह ने कहा था, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। लेकिन लाखों स्वयंसेवक वहां पर, लाखों कार सेवक वहां पर पहुंच गए और उन्होंने उन कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। सरयू का पानी लाल हो गया। देखते देखते आंदोलन अपनी तीव्रता पर, अपनी चरम पर पहुंच गया। 91 का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई। हमारे कल्याण सिंह जी, जिनका चित्र यहाँ पर लगा था, अभी आप देख रहे थे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही और पूरे भारत के अंदर 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सांसद के रूप में मिल गई। तब उस समय लोगों ने कहा था, कल्याण सिंह जी बहुत तेजी के साथ काम कर रहे थे और लोगों ने सलाह दिया, कल्याण सिंह जी 5 साल तक सरकार चलाइए, उसके बाद में हम लोग अयोध्या के बारे में सोचेंगे। कल्याण सिंह जी ने कहा, नहीं, हम राम के नाम पर आएंगे और इसलिए हम भगवान श्री राम का काम करने के लिए आए, सरकार चलाने के लिए नहीं आए। उस आंदोलन की रूपरेखा मैं विस्तार से कहूंगा तो समय पहुंच जाएगा। लेकिन उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को सारे कार्यसेवक अयोध्या पहुंच गए और विवादित ढांचा पूरी तरीके से समाप्त हो गया और पूरे भारत में वो नारे की गूंज हुई। आप सब लोग जानते हैं, कोठारी बंदोबस्त में शहीद हुए। उसके बाद 4 सरकारें हमारी चली गई। ढांचा तो यहाँ टूटा, लेकिन 4 सरकारें हमारी बर्बाद हो गई। उसमें कल्याण सिंह ने कहा था, एक नहीं, सैकड़ों सरकारें अगर भगवान श्री राम के लिए बलिदान होती तो हो जाए, लेकिन भगवान का पद उनके बनना चाहिए। और उसके बाद स्थिति आगे बढ़ी। फिर 1996 का चुनाव आया। 1996 के चुनाव में 161 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 16 मई 1996 को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन केवल 13 दिन की सरकार चली। 1996 के बाद 1998 का चुनाव आया। 1998 के चुनाव में 182 सीटें हम लोग जीत गए और फिर से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन केवल 13 महीने सरकार चली। मेरे मित्रों, उस 13 महीने में भारत की तस्वीर बदल गई। आप सब लोगों को याद हो, देखते देखते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हो गई। पूरी चारों तरफ 11 मई और 13 मई को पोखरण का बम विस्फोट हो गया। एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत बनकर के उभर करके खड़ा हुआ। 1999 का चुनाव हुआ, फिर से 182 सीटें हम लोग जीत गए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। करगिल का युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में अटल जी ने खड़े होकर के सेना के जवानों का हौसला अफजाई किया, शहीदों की डेड बॉडी को घर तक पहुंचाया, 10-10 लाख रुपए गैस पेट्रोल पंप का कनेक्शन उनको एजेंसी दिया। देखते देखते स्थितियां बदली और भारत की जीडीपी बढ़ा करके 8.4% तक पहुंचा दिया। भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली हो गया और लोग कहते थे, करगिल की युद्ध के विजय के बाद दुनिया की सेना यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आ रही थी। लेकिन देखते देखते 2004 आया, फिर से चुनाव हुआ। 2004 के चुनाव में हम लोग अपना काम नीचे तक नहीं पहुंचा सके, लोगों को बता नहीं सके, जिसका कारण था 138 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रह गई और कांग्रेस को 145 सीटें मिली। केवल 7 सीटें हमसे ज्यादा थे। लेकिन मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन गए। भारत का फिर से 10 साल का वो दुर्भाग्य वहां से प्रारंभ हुआ। 2009 का चुनाव आया, 116 पर भारतीय जनता पार्टी रह गई। लेकिन 2012-13 आया, नमो नमो का नारा गूंजा। 2014 का चुनाव हुआ, पूरे भारत में कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लेकर के गुजरात मॉडल को लेकर के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी मैदान में आ गए।
नमो नमो के नारे के गूंज के साथ 2014 में 282 सीटें जीत करके नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मेरे मित्रों, 2014 में काउंटिंग कितनी तारीख को हुई थी? 16 मई को। और अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री कितनी तारीख को बने थे? 16 मई को। 16 मई को काउंटिंग हुई, 2282 सीटें प्राप्त हुई। और 282 सीटों के बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखते देखते सब कुछ बदल गया। 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जनधन खाता खुलना चाहिए, गरीबों का खाता खुलना चाहिए। अभी कल आपने पेपर में पढ़ा होगा 50 करोड़ लोगों का खाता खुल गया। गरीबों की चिंता करते हुए मोदी जी तेजी के साथ आगे बढ़े। 2019 का जब चुनाव आया तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो गई। और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद 2019 के चुनाव में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और एनडीए गठबंधन 353 सीटें जीत गया। और फिर से नरेंद्र भाई मोदी 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री बन गए। हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भूमिका में दिखता हुआ आगे बढ़ा। धारा 370 समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ। गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चली। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलना प्रारंभ हो गया। 220 करोड़ डोजेस लग गए, कोरोना से मुक्ति मिली। और देखते देखते पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मोदी छा गए। अमेरिका का राष्ट्रपति भी खड़े होकर के लाइन लगा करके उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे बढ़ गया। और इसलिए पहले चुनाव में 3 सीटें, 52 में 3 सीटें, 57 में 4 सीटें, 62 में 14 सीटें, 67 में 35 सीटें और 72 में हम लोगों ने जीता 21 सीटें। लेकिन 77 में जीता 295 सीटें, 80 में जीता 31 सीटें, 84 में 85 में जीता हम लोगों ने 2 सीटें और 89 में जीता 86 सीटें, 91 में जीता 120 सीटें, 96 में जीता 161 सीटें, 98 में जीता 182 सीटें, 99 में जीता 182 सीटें। और फिर 2004 में 138 पर रह गए, 2009 में 116 पर रह गए, 2014 में 282 जीत गए और 2019 में हम लोगों ने जीता है 303 सीटें और 2024 में 400 के पार जाएंगे। जनसंख्या हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे अध्यक्ष हमारे मौलचंद शर्मा, तीसरे अध्यक्ष हमारे बाबू साहब साहानी और चौथे अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम नाथ डोगरा जी और चौथे अध्यक्ष हमारे 5वें अध्यक्ष बने देव प्रसाद बोस और छठे अध्यक्ष के रूप में हमारे पीताम्बर दास, ए रामा राव, फिर डॉक्टर रघुवीर, उसके बाद अक्षराज व्यास, फिर प्रहलाद मधो और प्रहलाद मधो के बाद 12वें अध्यक्ष हमारे बने थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लालकृष्ण आडवाणी, यानी जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और अंतिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालकृष्ण आडवाणी थे। और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और आज के अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी हैं। इस तरह से उस लाइन में श्रृंखला में नहीं जाऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनसंघ का पहला अध्यक्ष कौन? तो उत्तर प्रदेश के जनसंघ के पहले अध्यक्ष हमारे आपके एटा जिले के अवागढ़ के राजा राव कृष्णपाल सिंह जी पहले अध्यक्ष बने। और अंतिम अध्यक्ष जनसंघ का कौन बना? तो रविंद्र किशोर शाही, हमारे सूर्य प्रताप शाही जी के चाचा, देवरिया कुशीनगर के रहने वाले, वो हमारे अंतिम अध्यक्ष बने। और पहला अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश का कौन बना? तो पहले अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी और आज अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र चौधरी जी हैं। एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबा आंदोलन है। समय कम है, इसलिए मैं बहुत तेज गति से आप लोगों को 60 में इस बात को बताना चाहता हूँ कि पूरा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन से पैदा हुआ, काम करते हुए, चलते हुए बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ी। और उसके बाद अब दूसरा एक विषय है भारत का, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विचारधारा। अब हमारी विचारधारा क्या है? आप सोचते हो हमारा विचार क्या है? लोग पूछते हैं आपका विचार क्या है, आपका मत क्या है? तो ये विचार क्या होगा? परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने कहा देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन इस देश को बचाएगा कौन, इस देश को चलाएगा कौन? इसके लिए परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को संघ की स्थापना की। और संघ की स्थापना करके भारत एवं भारतीयता, संस्कृति एवं संस्कार, धर्म और विचार, इस भाव को लेकर के उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर एक विचार दिया। वो विचार क्या है? जिसमें भारत हमारे लिए नंबर 1 पर। और इसलिए हम अथर्ववेद की लाइन कहते हैं कि माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा भाव हमारे अंदर पैदा होगा।
और इसीलिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल केवल राजनीति से भारत को एक नहीं रख सकता, केवल शासन से भारत को एक नहीं रख सकता, केवल प्रशासन से भारत एक नहीं हो सकता है, केवल भौगोलिक दृष्टि से भारत एक नहीं हो सकता। अगर भारत को एक रखना है तो उसके लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। और उन विचारों को लेकर के संघ की स्थापना हुई और संघ व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर आगे, राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो। लेकिन राष्ट्र का पुनर्निर्माण कैसे होगा? यानी व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की यात्रा प्रारंभ हुई। और उसका सबसे बड़ा विचार था कि दैविक भौतिक तापा राम राज ने काहू न व्यापा। जो भगवान श्री राम के समय का हम राम राज की कल्पना करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात करते हैं, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करते हैं, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया हमारी विचारधारा क्या होगी। तो जनता का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। नंबर 1 पर जनता का राष्ट्रीयकरण करेंगे। नंबर 2 पर राष्ट्र का हम सामर्थ्यीकरण करेंगे, सैन्यीकरण करेंगे। नंबर 3 हम शासन का प्रजातंत्रीकरण करेंगे। नंबर 4 हम प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण करेंगे। तो इन चारों बातों को लेकर के हमारी विचारधारा बनती है कि हम नंबर 1 पर जनता का राष्ट्रीयकरण करेंगे, नंबर 2 पर हम राष्ट्र का सैन्यीकरण और समर्थीकरण करेंगे, नंबर 3 हम शासन का प्रजातंत्रीकरण करेंगे, नंबर 4 हम प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण करेंगे। और इसी आधार पर विचार करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की परिकल्पना को साथ में लेकर के उस एक ऐसी विचारधारा का जिसमें परम वैभव नेतृत्व स्वराष्ट्र की परिकल्पना साकार हो, भारत माता की जय हो। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। और इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए 5 निष्ठाएं इसमें जोड़ी गई। उन 5 निष्ठाओं के आधार पर काम करते हुए आगे बढ़ने की परिकल्पना की। और वो 5 निष्ठाएं अद्भुत। जब हम 5 निष्ठाओं की बातचीत करते हैं तो हमको पता चलता है ये निष्ठाएं क्या है। तो सबसे पहली निष्ठा है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकात्मता। राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकात्मता यानी राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा ये एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। और उसके लिए बड़ी बात है, जैसे हमारे शरीर में तन है, मन है, आत्मा है, बुद्धि है, वैसे ही राष्ट्र के लिए भी बताया राष्ट्र की भी आत्मा है जिसको हम चिति कहते हैं। और इस आधार पर उन्होंने कहा उस चिति को ध्यान में रखते हुए भारत माता के लिए सब कुछ करने का मन में भाव होगा, यानी देश हमारे लिए सर्वोपरि होगा। और इसलिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। और उसके लिए उन्होंने कहा गया बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, एक तर्पण की भूमि है, एक अर्पण की भूमि है। अटल जी आगे कहते हैं कि हम जिएंगे तो इसी के लिए और मरेंगे तो इसी के लिए। फिर आगे क्या कहते हैं कि जब हम मरेंगे मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएंगी और कान लगा करके कोई सुनेगा तो उसमें से आवाज आएगी भारत माता की जय, यानी भारत माता की जय की आवाज उन अस्थियों से भी आएगी। यानी राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके एक जन, एक संस्कृति, एक राष्ट्र की भावना से काम करने के लिए हम लोगों ने 5 निष्ठाओं को स्वीकार किया। और कैसी 5 निष्ठा? एकात्मता होगी। एकात्मता होगी तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ समान रूप से समान भाव रखते हुए चतुर्दिक विकास को लेकर के चलेंगे, कोई क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं। और इसे एकात्मता के भाव को जब हम कहते हैं तो हम गंगा जी की सफाई का भी काम करते हैं, हम वृक्षारोपण का भी काम करते हैं, हम प्रकृति के साथ भी चलते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाते हैं, हम अपने लोगों को रोजगार देने का भी काम करते हैं, हम सब चीजों को साथ में लेकर के चलते हैं, हम पशु पक्षियों की भी चिंता करते हैं। हम इसीलिए नदी से लेकर के समुद्र तक, जमीन से लेकर के आसमान तक, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है। और हम सब लोग जानते हैं जो आत्मा में है वही परमात्मा में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इस भाव के आधार पर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। उसी सर्वोपरि को ध्यान में रखने के धारा 370 और 35 का समापन किया गया। धार्मिक दृष्टि से भारत आगे बढ़े, इसलिए धार्मिक दृष्टि से
कहीं अछूता न रहे, इसके लिए उन्होंने कहा राम सर्किट भी होगा, कृष्ण सर्किट भी होगा, बौद्ध सर्किट भी होगा, जैन सर्किट भी होगा, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी होगा और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी होगा, कान्हा का मथुरा और वृंदावन का भी रंगोत्सव भी होगा, दीपोत्सव भी होगा, मां विंध्यवासिनी का धाम भी सजेगा, महाकाल का भी काम होगा और हर मंदिर में सोना लगा होगा, यानी स्वर्णिम युग का आभास होगा। इसलिए धर्म के क्षेत्र में भी काम करेंगे। उस भाव को लेकर के हम लोग राष्ट्रीय एकात्मता के भाव से हम काम करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण निष्ठा है जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, सबसे प्राचीनतम लोकतांत्रिक देश भारत है और भारत की लोकतंत्र की धूम पूरी दुनिया के अंदर है। लोग कहते हैं इतना बड़ा देश इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कैसे चलता है। मेरे मित्रों, लोकतंत्र को बचाने के लिए 1975 में और 77 के जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए सबसे पहला काम किया, बहुत बड़ा त्याग किया कि जनसंघ का समापन कर दिया को उठा दिया, लेकिन लोकतंत्र को नंबर 1 के स्थान पर रखा और जनता पार्टी में जनसंघ का विलय कर दिया। दूसरा लोकतंत्र का उदाहरण देखिए, मोदी जी जब चुनाव जीत कर आए तो लोकतंत्र के मंदिर में साष्टांग लेट करके उन्होंने पार्लियामेंट को प्रणाम किया। तीसरा काम किया, अंदर जैसे गए तो उन्होंने संविधान को प्रणाम किया। चौथा काम, अभी नई पार्लियामेंट बनी, उसके अंदर ध्वज दंड का उन्होंने वहां पर स्थापित किया, सिंबल का स्थापना किया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह मंदिर है और लोकतंत्र हमारे जीवन का और देश का प्राण तत्व है, इसलिए लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसीलिए हमारे यहाँ पार्टी का भी हर 3 साल पे चुनाव होता है, यानी भारतीय जनता पार्टी में भी नीचे तक लोकतंत्र स्थापित है और उसी लोकतंत्र का परिणाम है कि आप सब लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुन करके यहाँ पर आए हुए हैं और पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक लोकतंत्र के कारण से ही हम सब लोग अपनी बात को कह रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि। तीसरी बात आई पंचनिष्ठा में, वो तीसरी बात है गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समता मूलक समाज। ये गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है? तो गांधी जी ने कहा ग्राम राज्य से राम राज्य लाएंगे। गांधी जी ने सबको समान दृष्टि से देखने की बात की और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की परिकल्पना और इसलिए महात्मा गांधी ने ग्रामोदय कहा, तो विनोबा भावे ने सर्वोदय कहा, तो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय कहा, तो नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रोदय कहा। अब इन चारों बातों की परिकल्पना को आप देखिए कि महात्मा गांधी ग्रामोदय की बात करते हैं, तो विनोबा भावे सर्वोदय की बात करते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करते हैं, तो नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्रोदय की बात करते हैं। और इन चीजों को लेकर के नरेंद्र भाई मोदी ने महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जैसा मूल मंत्र दिया। और इसलिए हमारा वैशिष्ट क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वैशिष्ट के तहत सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राह्य, सर्वग्राही, उसको लेकर के हम चलते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, हम सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, हमारी प्राथमिकता है महिलाओं का उत्थान और दलित, वंचित, शोषित का सम्मान। और इस भाव के साथ जब हम वैशिष्ट की बात करते हैं, पंचनिष्ठाओं की बात करते हैं, कार्य संस्कृति की बात करते हैं, एकात्म मानववाद के दर्शन की बात करते हैं, तो इसका ये मूल आधार है। उसी मूल आधार के आधार पर हम एकात्म मानववाद के दर्शन का, पूर्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, भारतीयकरण का और स्वदेशी का, ऐसे चारों स्तंभों पर खड़े हुए इस अपने वैभवशाली भारत को बनाने के लिए हम समतामूलक समाज के निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथी हमारी एक निष्ठा है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव की जब बात करते हैं तो भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, लेकिन हमने कहा तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबको मिलेगा, सभी धर्मों का आदर और सम्मान होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। और उसकी जो भारत की मूल भावना है, उस मूल भावना को लेकर के
धर्मों के विकास के भी काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और फिर धर्म हमारे देश सर्वोपरि, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो सबसे बड़ी बात थी उसमें धर्म कहा गया, धर्म के बाद अर्थ कहा गया, अर्थ के बाद काम कहा गया, काम के बाद मोक्ष कहा गया। यानी धर्म के आधार पर अर्जित किए हुए अर्थ से काम की वृद्धि करते हुए मोक्ष की यात्रा करना। और इस भाव को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, यानी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करते हैं। और एक चौथी वो पांचवी हमारी जो महत्वपूर्ण निष्ठा है उसको हम कहते हैं मूल्यों पर आधारित राजनीति। और मूल्यों पर आधारित राजनीति का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने कई बार प्रस्तुत किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चुनाव लड़ रहे थे जौनपुर से, और जौनपुर से चुनाव लड़ते हुए किसी ने कहा कि अगर आप अपने नाम के आगे पंडित लिख दीजिए तो आपको बहुत वोट मिल जाएगा। उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा वोट मिले या न मिले, हम एक जातिवादी राजनीति नहीं कर सकते, और इसलिए उन्होंने अपने आगे नाम के आगे पंडित नहीं लिखा। यानी मूल्यों की राजनीति करते हुए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक वोट की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नैतिकता को सर्वोपरि रखना है, मूल्यों की राजनीति करनी है। सरकार गिरती है तो गिर जाए, लेकिन ऐसी सरकार हम चिमटी से भी उठाने की छूने की कोशिश नहीं करेंगे। और उन्होंने सरकार को छोड़ दिया। मूल्यों पर आधारित राजनीति का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने कई बार प्रस्तुत किया है। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, उस समय उन्होंने कहा था कि हम सबको कहेंगे कि व्यक्ति को वोट दीजिए, बटुए को नहीं। अब बटुए से मतलब पैसा होता, फर्श होता, तो उन्होंने कहा व्यक्ति को वोट दीजिए, बटुए को नहीं। दोबारा उन्होंने कहा कि आप पार्टी को वोट दीजिए, व्यक्ति को नहीं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आप सिद्धांत को वोट दीजिए, पार्टी को नहीं। और तीनों के पीछे भाव था केवल मूल्य आधारित राजनीति, यानी व्यक्ति को वोट दीजिए, बटुए को नहीं, पार्टी को वोट दीजिए, व्यक्ति को नहीं, सिद्धांत को वोट दीजिए, पार्टी को नहीं। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करती है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम सब लोग मूल्यों पर राजनीति की बात सोचते हैं और करते हैं, तो पंचायत के प्रतिनिधियों को भी विचार करना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि पंचायत के प्रतिनिधियों की और पंचायत की भूमिका क्या है राजनीति, और पंचायत की भूमिका राजनीति में है क्या। आप ऋग वैदिककालीन भारत में जाइए, मैं आपको लेके चलता हूं। आज ऋग वैदिककालीन भारत भी अगर आप देखेंगे, उत्तर वैदिककालीन भारत आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि तब भी पंचायतें थी, तब भी सभा थी, तब भी समिति थी। अगर सबसे प्राचीनतम और मूलतः जड़ कहीं पर है, हमारे पंचायतों में है। और उस समय एक आध्यात्मिक व्यक्ति और 4 अन्य सदस्य मिलकर के पंच परमेश्वर की कल्पना की जाती थी, और कहा जाता था ये पंच परमेश्वर हैं, जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। यानी उस समय भी हर गांव के देवता होते हैं, आज भी सभी गांव के देवता, हर गांव में कुआं, हर घर के सामने कुआं। दीपावली का दिया जलेगा तो कुएं पे पहले जलाएंगे। अब लड़के की शादी होनी है तो तालाब में जाएंगे। महिलाएं पहले तालाब का पूजन करती थी, कुएं का पूजन करती थी। हमारे यहाँ ग्राम देवता थे, उनका पूजन करते थे। यानी गांव अपने आप में परिपूर्ण था और उसकी संपूर्ण व्यवस्था का संचालन वहां से होता था। महात्मा बुद्ध का कार्यकाल आया, 16 महाजनपद और 10 गणराज्य आए। अशोक का समय आया, अशोक के समय में भी हमारे यहाँ उस समय ग्राम व्यवस्था का संपूर्ण संचालन ग्रामों पर डिपेंड करता था, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। तो पंचायती राज व्यवस्था जब से मनुष्य धरती पर आया है, सबसे पहले वहीं से व्यवस्था शुरू होती है। वो चाहे कबीले के रूप में हो, चाहे समिति के रूप में हो, चाहे पंच परमेश्वर के रूप में हो, चाहे सभा के रूप में हो, चाहे समिति के रूप में हो, चाहे पुर और जनपद। जब सतयुग आया, त्रेता आया, भगवान राम जब धरती पर थे तो पुर और जनपद, आप तुलसी के रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो आपको पुर और जनपद की परिकल्पना भी उसमें मिलेगी। मेरे मित्रों, वहां से चलते हुए हम पुर और जनपद, जब पुर कहते हैं तो शहर है, जनपद कहते हैं तो गांव है। उस समय उस नाम से संबोधित किया जाता था। धीरे धीरे चलते चलते वो परिकल्पना आगे बढ़ी और आज हम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत
75 जिला पंचायतों में 3050 हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं। आज उत्तर प्रदेश में 824 ब्लॉक है और 824 ब्लॉक में हमारे कुल 73,845 सदस्य हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें और 58,189 ग्राम पंचायतों में 7,32,643 इसके सदस्य हैं। और अगर कुल जनप्रतिनिधि देखे जाएं तो 8,70,624 जनप्रतिनिधि हमारे पंचायती राज के हैं। आप कल्पना करिए कितने बूथों पर वोट हुआ, 2,02,545 बूथों पर वोट हुआ। कितने पोलिंग सेंटर बनाए गए, 80,000 पोलिंग सेंटर बनाए गए। कितने लोगों ने वोट किया, 13 करोड़ लोगों ने वोट किया। एक जिला पंचायत को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 40, 45, 50 हजार वोटों पर एक जिला पंचायत सदस्य बनता है। आपकी महत्ता कोई सामान्य नहीं है, आप बहुत प्रभावशाली। और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश का एक खाका मैंने केवल इसलिए आप बताया आपको कि आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान को जगाइए और आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप बहुत प्रभावशाली हैं और आपकी भूमिका बहुत प्रभावशाली है। और उसका बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना हो, आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे लोगों का शासन आया, लेकिन पहली बार पंचायत प्रतिनिधियों को सीधे अगर कोई प्रशिक्षित कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बड़ी बात है कि नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री आपकी महत्ता को जानते हैं, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षों को भी संबोधित किया है। अभी सभी क्षेत्रों में हो रहा है, उनमें संबोधन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, महात्मा गांधी ने ग्रामोदय कहा, महात्मा गांधी ने ग्राम राज से राम राज की बात कही, तो प्रधानमंत्री ने 2015 में झारखंड में खड़े होकर के कहा कि हमारा गांव हमारे देश का प्राण तत्व है। इसलिए उन्होंने कहा जब तक ग्रामोदय नहीं होगा तब तक भारत का उदय नहीं हो सकता। उन्होंने ग्रामोदय से भारत उदय की बात कही। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने जब न्यू इंडिया की बात कही तब मोदी जी ने कहा था जब तक स्मार्ट विलेज नहीं बनेगा तब तक न्यू इंडिया का सपना साकार नहीं होगा। यानी ग्रामोदय होगा तभी भारत उदय होगा, स्मार्ट विलेज बनेगा तभी न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। इसलिए उन्होंने रूरल मिशन चलाया। रूरल मिशन के तहत उन्होंने गांव को भी शहर बनाने के लिए बात कही और इसलिए उन्होंने कहा हर गांव में बिजली होनी चाहिए, हर गांव में पानी होना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा शुद्ध पीने का पानी अब नल से जल लोगों के घर तक पहुंचेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, पूरे भारत के अंदर पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गाँव की चिंता की है। और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कहा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गाँव में शौचालय बनना चाहिए, हर गांव में सड़क बननी चाहिए। इसलिए मोदी जी ने कहा अब दिल्ली का पैसा सीधे पंचायतों में पहुंचना चाहिए। मेरे मित्रों, आप त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन तीन ही व्यवस्थाओं को आप जानते हैं। यहाँ पर जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं और सदस्य बैठे हैं, आप लोग सोचते हो कि केवल हम जिला पंचायत के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक और अपने जिले तक सीमित रहेंगे, बोर्ड में कोई प्रस्ताव आएगा तो उसको पास करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी भूमिका बहुत बड़ी है, केवल इसके लिए आप नहीं बने। आपके जिले में जैसे मैं यहाँ पर खड़ा, अब यहाँ पर कुल ग्राम पंचायतें 590 है, आपके कानपुर नगर में 590 ग्राम पंचायतें हैं। अब 590 ग्राम पंचायतों की पूरी जिम्मेदारी है, केवल ये नहीं कि हम जिला पंचायत, 590 ग्राम पंचायतों का समग्रता के आधार पर खाका कैसे तैयार हो, उसको लेकर के हम लोग कैसे आगे बढ़े। अब उसमें गांव-गांव में सब तरीके की व्यवस्था हो, पीने का पानी भी हो, सड़क की व्यवस्था हो। आजकल गांव में जलभराव बहुत होता है, जल निकासी की व्यवस्था हो, अंत्येष्टि स्थल की व्यवस्था हो, हमारे आपके यहाँ धार्मिक स्थल जो है उसका सुंदरीकरण हो, और गांव के जो ग्राम पंचायत है उसके जो सदस्य हैं और प्रधान हैं उनकी भी बैठक हो। कभी भी सदस्य को कोई बुलाता ही नहीं, जो पंचायत की हमारे ग्राम पंचायत की बैठक होती है उसमें भी सदस्यों की सहभागिता हो, ओपन और खुली बैठक हो, प्रस्ताव बनाए जाए और गांव में जो काम छूट गया हो प्राथमिकता के आधार पर वो तय किया जाए। हमारे जिला पंचायत के जो सदस्य हैं इनको सबकी जिम्मेदारी बनती है, इनके क्षेत्र में जितने गांव आते हैं एक बार अपने पराये के आधार पर नहीं बल्कि हमारे सब गांव का समान रूप से
विकास हो। इसके लिए कहां से ज्यादा वोट मिला, कहां से कम वोट मिला, इसको छोड़ करके समान भाव से अपने गांव को देखते हुए उसकी रचना बनानी चाहिए। अब दूसरी यूनिट है जिसको हम क्षेत्र पंचायत कहते हैं, जहाँ बीडीसी है, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं। अब क्षेत्र पंचायत में जो प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव की कॉपी आपके पास भी आती है, क्या क्या डिमांड करता है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। केंद्र की और राज्य की जो हमको धन प्राप्त होता है उसके आधार पर हमने विकास की रचना को बनाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि हमको समझना पड़ेगा, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नंबर एक पे सरकार। अब आप सोचते हो कि सरकार तक हमारी पहुंच नहीं है। सरकार कौन है? मंत्री परिषद है, मंत्री है, विधायक और सांसद वहां पर विधायिका में बैठ करके काम करते हैं। दूसरा है शासन। ये शासन क्या है? तो शासन हमारे लिए प्रमुख सचिव जो सचिवालय है वो हमारा शासन है। और तीसरा है प्रशासन। प्रशासन क्या है? जिला प्रशासन, उसको हम प्रशासन कहते हैं। उसके ऊपर हम शासन कहते हैं, उसके ऊपर हम सरकार कहते हैं, उसके नीचे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट में कौन है? सेक्रेटरी है, ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, हमारा एडीओ पंचायत है, हमारा बीडीओ है, बीडीओ के ऊपर आए हमारा सीडीओ है, सीडीओ के नीचे गए हमारा अपर मुख्य अधिकारी है, अपर मुख्य अधिकारी के नीचे गए हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब संपूर्ण स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा, किसका क्या काम है, कौन सा पत्र किसको लिखना है, किस पत्र पर कहां से काम होगा, इसके आधार पर हमको आपको विचार करके उस पर काम करना चाहिए। जब इस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बजट को कैसे बनाना है। अब बजट को लेकर के हमको बजट है कितना, डेवलपमेंट कितना करना है, सबके साथ बैठ के समग्रता के आधार पर विचार करते हुए पूरे साल की कार्य योजना बना करके हमको आपको आगे बढ़ना चाहिए। आदर्श व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। समय बहुत हो गया है, मैं विस्तार से और जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन पंचायत की भूमिका बहुत बड़ी है। उस पंचायत की भूमिका को हमको आपको मान करके, और अगर पंचायतों में आपने अच्छे ढंग से काम किया तो आप पूजे जाओगे। साथ चलने का इरादा जब जुआ हो जाएगा, आदमी मेरे आदमी का कारवा बन जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी कभी, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। मेरे मित्रों, आप बहुत भाग्यशाली हो, ऐसे समय जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं आप लोग, ऐसे समय जिला पंचायत के सदस्य बने हो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। आप कल्पना करें, आप ऐसे समय में बने हो जो 550 साल में नहीं हो पाया, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। आप ऐसे समय पे बने हो जब बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया। आप ऐसे समय में बने हो जब G20 का चेयरमैन भारत बन गया। आप ऐसे समय में बने हो जब ब्रिक्स का चेयरमैन भारत है। आप ऐसे समय में बने हो जब 700 टन सोना भारत के खजाने में मोदी ने भर दिया है। आप ऐसे समय में बने हो जब 750 अरब डॉलर का निर्यात भारत कर रहा है। आप ऐसे समय में बने हो जब तेजस स्वदेशी बन रहा है। आप ऐसे समय में बने हो जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को अब विदेशी हेलीकॉप्टर से नहीं, भारत के हेलीकॉप्टर से कुछ वर्षा हो रही है। आप ऐसे समय में बने हो जब भारत माला और सागर माला बन रही है। आप ऐसे समय में बने हो मेरे मित्रों, कल्पना नहीं कर सकते हो कि अब अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका का सांसद लाइन लगा करके मोदी जी का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइव हो रहा है। आप ऐसे समय में बने हो जब दुनिया के अंदर भारत माता का जयकारा और वंदे मातरम का गान हो रहा है। आप ऐसे समय में बने हो जब भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया के अंदर 5वें स्थान पर पहुंच गई। आप ऐसे समय में बने हो जब $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया। आप ऐसे समय में भारत के जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष बने हो जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने अंदर सरलता लाइए, अपने अंदर सामंजस्य और समन्वय की भावना को करिए, अपने आप को मन को बड़ा करिए। अटल जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी ने कहा था हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नए उत्साह नए उत्सव के साथ हमको आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे मन में आता कि वहंति नद्यास्वयं नाभ्यास्वयं न खादन फलानि वृक्षा धारा धरो वृषणात् में तो करो बकारा स्थान वृक्ष कमौ ने फल भके नदी न संचय नीर
परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, अपना जीवन समर्पित करिए। भगवान तुलसी ने कहा, लोगों कहते हैं कि ना कुछ लेकर आए बंदे ना कुछ लेकर जाओगे, मुट्ठी बांधे आए और हाथ पसारे जाओगे। एकदम झूठ, 100% झूठ। कोई ना खाली हाथ आया है न कोई खाली हाथ जाएगा। अपना भाग्य लेके आए हो और कर्म लेकर के जाओगे। इसलिए तुलसी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। आगे तुलसी ने कहा, वही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। आगे भगवान तुलसी ने कहा, कुछ छूट रात उन्होंने कहा, करें करावें धंजय सोई, उमा राम जप लखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो अपशेविना चत्वारि कृष्ण वरदन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस भाव के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। इसलिए समाज का सुधार करेंगे, पंचायत का विकास करेंगे, अपने क्षेत्र पंचायत एरिया को नंबर 1 का एरिया बनाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जल संचयन करेंगे। 50 प्रकार के काम बताए गए हैं, मैं 50 बता सकता हूं, लेकिन टाइम बहुत हो गया है। लेकिन स्वास्थ्य की भी चिंता करिए, वृक्षारोपण भी करिए, जल संचयन भी करिए, अपनी कमेटियों का अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करिए, नीचे तक जाइए, समाज को जोड़िए, उसको बांटिए मत। आंसुओं को पोंछना कुछ और बात है, आंसुओं को बांटना कुछ और बात है, और खाइयों के पुल बनाना कुछ और बात है, खाइयों को बांटना कुछ और बात है। आप सबको बधाई, धन्यवाद करते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना करूंगा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथम नामा तृतीयांग दिवाकर तृतीयं भास्करं चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रास अष्टम चतुरोधना सप्तम भद्र षष्ठम च विभावसो नवम दिव्यम दसमम द्वादशम एकादशम मूर्ति द्वादशम सूर्यचा। हे सूर्य भगवान, आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। कल शनिवार था, शनिवार भगवान शनि का दिन था, आज तारीख भी बहुत अच्छी है। इसलिए हे सूर्य भगवान, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्यों का ललाट चमकता रहे, हमारे अध्यक्षों का ललाट चमकता रहे, हमारे सब लोग आनंद के साथ रहें और ऐसे ही कमल का फूल खिलता रहे। 2024 में हर घर को जाना, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, सबको साथ में लाना, अपने अपने पंचायत क्षेत्र से कमल का फूल खिलाना और 400 के पार सांसद पहुंचाना और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। इस लक्ष्य भाव के साथ हम लोग जाएंगे, उत्साह और उत्साह के साथ भरपूर रहेंगे। आप सबको बहुत बधाई, नमस्कार, वंदे मातरम, बोले भारत माता की, भारत